नमस्कार साथियों। आज से हम लोग घटना चक्र का जो खंड बाय खंड निकलते हैं उनको हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर देखने का प्रयास करेंगे। आपको तो पता ही है कि घटना चक्र सभी एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाले समय में बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को घटना चक्र का जितने भी सीरीज़ है सभी का टॉपिक वाइज कवर कराने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें। हमारा काम आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम आज का जो है आर्थिक एवं सामाजिक विकास जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसमें भाग 1 में है आर्थिक विकास जिसमें 9 टॉपिक है, भाग बी में सामाजिक विकास है जिसमें 3 टॉपिक है और भाग सी में वैदेशिक क्षेत्र है जिसमें 2 टॉपिक है। इसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज भाग 1 से भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप देखने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भारत के अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है और ये इसमें क्या क्या चीज़ विद्यमान है। तो आइए शुरू करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, आर्थिक विकास चैप्टर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। नोट्स के तौर पर लिखा गया है, अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। गांव एक पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी और सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण और पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था, अतः इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम और मसाले भी शामिल थे। इस प्रकार 17वीं और 18वीं शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही। यानी कि आपने देखा कि अंग्रेज़ों से पूर्व जो थी प्राकृतिक ग्रामीण और अविकसित थी, लेकिन यहाँ पे कृषि के साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से उद्योग से रिलेटेड चीज़ें भी विद्यमान था, जिसका क्या होता था, निर्यात किया जाता था, यानी कि भारत से बाहर भेजा जाता था। अंग्रेज़ों ने भारत पर न केवल राज किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ है कि देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी तथा इसकी आर्थिक गतिविधियों पर उनका सीधा नियंत्रण था। भारत पर 1757 से 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तथा इसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्प विकसित, गतिहीन और सुस्त अर्थव्यवस्था थी। यानी कि आपने देखा कि किस तरीके से उपनिवेश बना दिया, किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता भारत को प्राप्त नहीं थी। इसके 2 खंड में आप देखते हैं कि 1757 से लेकर 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के ऊपर शासन रहता है और उसके बाद 1858 से लेकर यानी कि आज़ादी तक 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया था और भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया, सुस्त अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखते हैं, किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता है। कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए, तो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेश वाहन आदि। यदि कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो उसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। सीधे तौर पर देखा जाए तो शक्ति, कोयला, ईंधन, तेल और सौर ऊर्जा, वायु परिवहन के तौर पे आप देखेंगे तो इसमें रेल, सड़कें, पोत और वायु परिवहन आदि। संदेश वाहन की बात करेंगे कम्युनिकेशन के रिलेटेड तो डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार का आदि। बैंक, वित्त और बीमा, विज्ञान और तकनीकी, कुछ सामाजिक मद जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आते हैं को बढ़ाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय उपरोक्त सभी आधारभूत ढांचे की कमी थी। यानी कि किसी भी देश के विकास के लिए शक्ति यानी कि पावर, शाखा, परिवहन इत्यादि चीज़ों का उपयोग होता है, जो कि स्वतंत्रता के समय में क्या था, ये सब आधारभूत ढांचे में कमी थी। उसके बाद
स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी, संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे, भारी एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए थे तथा भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। आप देखेंगे कि नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ। बढ़ता सार्वजनिक विकास व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीकरण, विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। अब देखते हैं भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई है, लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में क्या हुआ है? तीव्र विकास हुआ है, जिससे भारत का आयात कम हुआ और विदेशी निर्भरता में कमी आई है। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्यापक आर्थिक विषमता एवं शोषण के समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, बंधुआ प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सहकारी आंदोलनों का विकास, स्वामित्व ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना तथा किसानों की ऋण मुक्ति घोषणा आदि है। अब देखते हैं उपयुक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास के स्वामित्व एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी है। अब इनसे रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। आपने नोट्स के तौर पर देख लिया कुछ जो है, और प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पहला, पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार। बी ऑप्शन, जनसंख्या में परिवर्तन। सी ऑप्शन, विशेषकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन। डी ऑप्शन, तकनीकी विद एवं नौकरशाह। इसका सही आंसर है तकनीकी विद एवं नौकरशाह। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान होता है, यानी कि डायरेक्ट योगदान होता है, परंतु तकनीकी विद एवं नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है, यानी कि डायरेक्ट इसका योगदान नहीं माना जाता है। किसमें नहीं माना जाता है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारण में। अब दूसरा है प्रश्न, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर है 2024। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के खंड 1 में पृष्ठ 231 पर लक्ष्य 2025 बताया गया, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार वर्ष 2024 ही मान्य है। तो अगर आपका ऑप्शन में 2024 और 2025 आवे तो अब आप 2025 लगा सकते हैं। उसके बाद है, भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो इसका आंसर आप 2024 ये हो गया। पहले नीचे दिए कथन
नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है। पहला कथन ये है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा वर्ष 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। कारण है, NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है और आर क्या है, सही है। एस्ट्रेशन इसका गलत है और रीजन इसका क्या है, सही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि NIP पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अब आते हैं 5th नंबर प्रश्न पे। कंपनियों प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? इसका ऑप्शन देखते हैं। उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। ऑप्शन डी क्या है? ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही है, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। 6ठा नंबर प्रश्न अब देखते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। पहला, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। अब कूट के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करते हैं। कूट 1 में है 1 तथा 2, 2 तथा 3, 3 तथा 4, 1 तथा 4, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है, 1 और 2। 1 और 2 में क्या है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषताएं होती है। पहला, प्रति व्यक्ति निम्न आय, दूसरा पूंजी निर्माण की निम्न दर, पूंजी निर्माण की निम्न दर। अब इसको देखिए। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला इसमें देखते हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है? ऑप्शन ए, कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रक्षण बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना। अब कूट के माध्यम से इसको देखते हैं। केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 4, केवल 2 तथा 3, 1, 2, 3, यानी कि कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रक्षण बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये इसका सही आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता।
अब है 8 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर। इसका सही आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, क्या है मिश्रित, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कैसे आप समझेंगे कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है, तो आपको पहले ही बता दिया ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वराज एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। 11 नंबर प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, तो आप पहले ही देख चुके हैं, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो ये भी सेम प्रश्न रिपीट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये रिपीटेड प्रश्न है। उसके बाद हम आते हैं, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, कैसे परिभाषित किया जाए, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो भारत को जो हम लोग परिभाषित करेंगे, दूसरा ऑप्शन इसके साथ चलेंगे, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यानी भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। इसका सही आंसर हो जाएगा आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक और वित्तीय क्षेत्रों में परिवर्तन। कूट के माध्यम से देखेंगे इसका क्या आंसर है, तो इसका आंसर जो है ई, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी की अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी, साक्षरता के निम्न दर, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय, राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्प विकसित यानी कि अंडर डेवलप्ड देश है, हालांकि भारत अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, क्या है विशेषता, पहले भी देख चुके हैं, कृषि की प्रधानता होगा, न्यून प्रति व्यक्ति आय होगा, वृहद बेरोजगारी होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। उद्योगों की प्रधानता, विकसित अर्थव्यवस्था का विलक्षण, चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है, तो सामाजिक व्यवहार अनार्थिक तत्व है, बाकी प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन और पूंजी संसाधन क्या है,
आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व है। अब यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में एक हो गया आर्थिक तत्व और दूसरा हो गया अनार्थिक तत्व। आर्थिक तत्व में क्या क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधन, दूसरा श्रम शक्ति और जनसंख्या, तीसरा पूंजी निर्माण, तकनीकी तथा नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात और संगठन। अनार्थिक तत्व में हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा था कि अनार्थिक तत्व कौन है? तो सामाजिक व्यवहार। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो क्या बोलिएगा? विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं पे परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक प्रणाली में सुधार कर छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग है। कौन कौन से रिफॉर्म के भाग है? तो तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार और शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। ये क्या है? द्वितीय प्रजनन जनरेशन का भाग है। और भाग कौन नहीं है? तो न्यायिक प्रणाली में सुधार, ये भाग नहीं है। अब इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न देखेंगे, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रम में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य स्टेट करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति यानी कि पर्सन के हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। इसी के साथ हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तब आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे राष्ट्रीय आय का, भारतीय अर्थव्यवस्था का कैसा स्वरूप था, इसको आप लोगों ने देख लिया। यानी कि ये स्वरूप कंप्लीट होता है। अब हम लोग राष्ट्रीय आय का पढ़ने का प्रयास करेंगे।